एसएससी सीएचएसएल जीके पीवाईक्यू में हम लोग आज देखेंगे एसएससी सीएचएसएल 2022 में पूछे गए सभी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री एमसीक्यू। स्टार्ट करते हैं। पहला एमसीक्यू है, आपको बताना है कि बैटल ऑफ प्लासी में जो ब्रिटिशर्स थे, जो अंग्रेज जो थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उनको उनको नेतृत्व किसने किया, ठीक है, उनको लीड किसने किया। तो पहले बैटल ऑफ प्लासी थोड़ा जान लेते हैं। ये हुआ 1757 में। किनके बीच में? तो एक तरफ सिराजुद्दौला और दूसरी तरफ कौन? अंग्रेज, ब्रिटिशर्स। देखो सिराजुद्दौला इस बैटल में हार गया। हारने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण ये था कि सिराजुद्दौला के ही कुछ लोग, जैसे मीर जाफर जो इसका सेना का कमांडर था, इसके अलावा कुछ और लोग जैसे जगत सेठ, ये एक बैंकर था, ओमी चंद, ओमी चंद एक व्यापारी था, मर्चेंट था, राय दुर्लभ ये भी एक इसके आर्मी का ही एक जो है ऑफिसर था। तो इन लोगों ने धोखा दिया, चीट किया। एज अ रिजल्ट सिराजुद्दौला हार गया और ब्रिटिशर्स जो है, अंग्रेज जो है वो जीत गए और इनको लीड किया था रॉबर्ट क्लाइव ने, रॉबर्ट क्लाइव ने। अगली एमसीक्यू देख लेते हैं। इन 1757 डैश लेड द कंपनी आर्मी अगेंस्ट सिराजुद्दौला। तो ऑलरेडी हमने ये देख लिया कौन? रॉबर्ट क्लाइव। देखो मैंने इस एमसीक्यू को हटाया इसलिए नहीं है बिकॉज मैं यहाँ पे ये सभी जो देख रहे हैं ना, ये सभी आपके एसएससी सीएचएसएल 2022 पीवाईक्यू है, जीके पीवाईक्यू है। नेक्स्ट, डैश वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल जो है वो कौन बना? तो ये है कौन? वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स जो है ये 1772 में जो है ये एज ए ऑफिसर जो है गवर्नर बनेगा और इसी को गवर्नर जनरल बना दिया जाएगा, वॉरेन हेस्टिंग्स को। याद रखना है वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम में ही 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट जो है वो आया, याद रखना है रेगुलेटिंग एक्ट। और इसके टाइम में ही 1784 में जो पिट्स इंडिया एक्ट जो आया है, पिट्स इंडिया एक्ट, वो भी इसी के टाइम में आया, वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम में। एक और बात याद रखो, 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट आया, इसी से जो है ना, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है वो कलकत्ता में उस समय उसकी स्थापना की गई थी। तो ये सब आप बातें जो है याद रखना है। अगली एमसीक्यू देख लेते हैं। पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ डैश डिस्टिंग्विश बिटवीन कमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शन ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो पहले तो पिट्स इंडिया एक्ट है क्या, समझो। देखो 1773 में ना जो रेगुलेटिंग एक्ट आया, इसमें कुछ सुधार करने के लिए पिट्स इंडिया एक्ट आया। कौन से साल में आया? तो 1784 में। तो पिट्स इंडिया एक्ट आया है 1784 में। किया क्या गया रफली अगर मैं बताऊं तो, पिट्स इंडिया एक्ट में क्या किया, देखो पिट्स इंडिया एक्ट आने से पहले जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो भारत में, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में जो बिजनेस वगैरह जो भी है, जो कमर्शियल जो काम है वो भी देखती थी, बिजनेस भी करती थी, और इसके साथ ही जो पॉलिटिकल मैटर है वो भी देखती थी। कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी। कमर्शियल मैटर देखती थी, जो भी बिजनेस करना है वो करना है, और प्लस पॉलिटिकल मैटर। पॉलिटिकल मैटर में क्या हो गया कि जिन क्षेत्रों को इन्होंने कब्जा किया था वहां पे कैसे रूल होगा, किस तरीके से रूल होगा, सारा कुछ ये देखती थी। लेकिन पिट्स इंडिया एक्ट आने के बाद इन दोनों वर्क को ना डिवाइड कर दिया गया। जो ब्रिटिशर्स जो थे, जो भी पॉलिटिकल मैटर है, पॉलिटिकल मैटर के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना दिया गया, एक बनाया गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जिनका काम था जो भी पॉलिटिकल राजनीतिक वर्क जो है ना भारत में, वो देखना। राजनीतिक वर्क मतलब कि किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन होगा, किस तरीके से जो है कानून बनेंगे, ये सारी चीजें। और इसके अलावा जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, ऐसा एक जो है एक ग्रुप बनाया गया। और इनका काम था जो भी कमर्शियल जो वर्क जो है ना वो देखना, मतलब कि बिजनेस से रिलेटेड ये वर्क देखना। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि कंपनी जो है, ईस्ट इंडिया कंपनी है, इनको कहा गया कि आप आपसे पॉलिटिकल मैटर मत देखो, आप क्या करो, ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या कहा गया कि आप जो है ना सिर्फ बिजनेस वाला मैटर देखो, ठीक है। आप पॉलिटिकल मैटर कौन देखेंगे? तो डायरेक्टली ब्रिटेन, ब्रिटेन जो है वो डायरेक्टली जो है वो देखेगा, ठीक है। ये आपसे ये कंपनी को देखने का रिक्वायरमेंट नहीं है। अगली करंट अफेयर, अगली जो एमसीक्यू है वो हम लोग देख लेते हैं। हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल व्हेन द परमानेंट सेटलमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1793। तो वॉरेन हेस्टिंग्स के बाद में जो नए जो फिर गवर्नर जनरल बनेंगे वो है कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस के टाइम में ही हम लोग देखेंगे परमानेंट सेटलमेंट आएगा। ये है क्या, समझो। परमानेंट सेटलमेंट जो है सबसे पहले बंगाल और बिहार उड़ीसा, ठीक है, बंगाल बिहार उड़ीसा यहाँ स्टार्ट होगा। बाद में मद्रास के कुछ क्षेत्रों में, वाराणसी में, यहाँ पे ये आएगा परमानेंट सेटलमेंट। तो परमानेंट सेटलमेंट है क्या? देखो ब्रिटिशर्स ने जो एरिया को कब्जा किया था, अब वहां पे काफी सारे किसान हैं, अब उन लोगों से लैंड टैक्स लेना पड़ेगा ना, टैक्स जो है वो कर जो है वसूलना पड़ेगा, लैंड टैक्स लेना पड़ेगा। अब ब्रिटिशर्स खुद से ये जाएंगे, काफी टाइम लगेगा हर एक किसान के पास जाने में। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, जो जमींदार जो थे, मान लो एक बड़ा सा जमीन है, बड़ा सा पूरा गांव है, ये गांव किसी जमींदार का है मान लो,
तो ब्रिटिशर्स ने ये कहा कि हम लोग ठीक है मानते हैं जमींदार, कि जमींदार तुम्हारा ये गांव है, ठीक है, ये लैंड तुम्हारा है, हम लोग मानते हैं, लेकिन जमींदार को एक काम दिया गया। काम ये है कि आपके गांव में जितने भी जो किसान है ना, उन लोगों से क्या करो, जो भी टैक्स उठा करके हम लोगों को दो। और किसी कारण से अगर जमींदार ये काम करने में असफल रहा, जमींदार अगर मान लो वो नहीं कर पाया, तो ये जो जमीन जो है, ये जो लैंड है, वो ब्रिटिशर्स ले लेंगे, हो सकता है किसी और दूसरे जमींदार को दे दे। ठीक है, तो इस कानून के तहत परमानेंट सेटलमेंट के अंदर में जमींदार को मालिक तो माना गया, लेकिन कुछ कंडीशन भी लगा दिए गए। कंडीशन क्या, कि टैक्स उठा करके उनको देना है, अगर नहीं कर पाए तो उनका जमीन चला जाएगा। अगली जो एमसीक्यू है वो देख लेते हैं हम लोग। तो डैश सब्सिडरी अलायंस सिस्टम वाज इम्पोज्ड ऑन अवध बाय ब्रिटिशर्स। सब्सिडरी अलायंस सिस्टम, पहले तो ये है क्या समझो। तो ये सब्सिडरी अलायंस सिस्टम जो है ना, तो इस सिस्टम पहले देखो, ये सिस्टम कोई ब्रिटिशर्स लेके नहीं आए थे। ब्रिटिशर्स से पहले ही ना जो एक फ्रेंच गवर्नर थे डुप्लेक्स, उन्होंने ऑलरेडी इस टर्म के बारे में बात किया था, सब्सिडरी अलायंस सिस्टम के बारे में। होता क्या है, तो सब्सिडरी अलायंस सिस्टम में ना, मान लो जैसे ब्रिटिशर्स है और कोई मान लो एक किंगडम है, कोई एक कोई एक मान लो प्रिंसली स्टेट है, ठीक है, छोटा सा किंगडम है। तो ब्रिटिशर्स ने उन किंग को, जो प्रिंसली स्टेट है, उनके जो भी राजा रहेंगे, किंग रहेंगे, उनको वो बोलेंगे कि अब से आपका पूरा प्रोटेक्शन का जिम्मेदारी हमारा। किंग को क्या बोलेंगे कि अब से आप अपना आर्मी जो है ना, आर्मी को हटा दो, है ना। तो ये राजा को ये कहा जाएगा, आप अपना आर्मी हटा दो, आपकी पूरी जिम्मेदारी अब से मेरी, पूरा जिम्मेदारी। तो ये फ्री में तो नहीं होगा ना, ऑफ कोर्स राजा को इसके लिए पेमेंट करना पड़ेगा, पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है, इसके अलावा ये जो किंग है, ये जो किंग जो है, ये किंग क्या कर पाएगा, ये जो रूलर जो है, ये किसी दूसरे रूलर के साथ किसी तरीके का एग्रीमेंट, किसी तरीके का संधि, ट्रीटी कुछ भी नहीं कर पाएगा बिना ब्रिटिशर्स के परमिशन के। मतलब ये कि किंग जो है ना, ये बस जो रूलर जो भी होगा, वो बस नाम का रूलर होगा, पीछे से एक्चुअली बिहाइंड से ब्रिटिशर्स जो है, अंग्रेज जो है, वो कंट्रोल करेंगे। तो ऐसा सिस्टम जो था, ये था सब्सिडरी अलायंस सिस्टम। तो अवध पे कब लागू किया गया, तो 1801 में, 1801 में। अगले एमसीक्यू देख लेते हैं। इन 1809, तो 1809 में जो लॉर्ड डैश साइन द अमृतसर ट्रीटी विथ महाराजा रंजीत सिंह। तो ये जो अमृतसर ट्रीटी है, अमृतसर ट्रीटी में हुआ क्या, जो महाराजा रंजीत सिंह और ब्रिटिशर्स, इन लोगों ने ये मान लिया कि सतलज नदी जो है, जो सतलुज नदी है, उसको अब से बॉर्डर मानेंगे। उसको क्या मानेंगे, बॉर्डर। मतलब बॉर्डर के इस तरफ ब्रिटिशर्स की जमीन और बॉर्डर के उस तरफ महाराजा रंजीत सिंह की जमीन, तो उसको बॉर्डर मान लिया गया। तो ये जो ट्रीटी जब साइन हुआ ना, याद रखना डेट, 1809 में साइन हुआ। और इस ट्रीटी को बोलते हैं अमृतसर ट्रीटी। किसने साइन किया, महाराजा रंजीत सिंह और तो चार्ल्स टी मेटकाफ। याद रखना, चार्ल्स टी मेटकाफ जो है ना, जस्ट एक ऑफिसर था, कोई गवर्नर वगैरह ऐसा कुछ नहीं था उस टाइम। ठीक है, देखो जो भी एमसीक्यू हम लोग देख रहे हैं ना, ये सभी आपके एसएससी सीएचएसएल 2022 पीवाईक्यू है, एसएससी सीएचएसएल 2022 जीके पीवाईक्यू है। तो आप बहुत अच्छे से इसको देखो। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द कैपिटल अंडर द रूल ऑफ टीपू सुल्तान। तो टीपू सुल्तान के अंदर इनकी कैपिटल क्या थी, तो कैपिटल था श्रीरंगपट्टम। तो श्रीरंगपट्टम है क्या, देखो टीपू सुल्तान के बारे में थोड़ा सा समझ लो। टीपू सुल्तान से पहले जो है ना, वो रूल करते थे कौन, तो यहाँ पे ना एक डायनेस्टी, मैसूर जो राज्य जो था, मैसूर राज्य में एक डायनेस्टी चलता था, एक वंश चलता था, जिसको बोलते हैं वोडियार। ठीक है, वोडियार डायनेस्टी, वोडियार वंश। और इस वोडियार वंश में ही ना एक पर्सन था, ठीक है, एक पर्सन था, जो कि कौन, टीपू सुल्तान के फादर। ठीक है, टीपू सुल्तान के फादर जो है, हम लोग देखेंगे कि ये जो है ना, इस वोडियार डायनेस्टी में ना बस एक हॉर्समैन थे, घुड़सवार थे। लेकिन धीरे 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 उन्होंने कैसे भी करके जो है वो वहां पे एक अच्छे पोजीशन पे पहुंच गए। बाद में ये हुआ कि वोडियार डायनेस्टी का जो किंग जो था, राजा जो था, वो बस नाम का था, असल में जो टीपू के फादर थे, टीपू सुल्तान के जो फादर थे, वही सब कुछ कंट्रोल कर रहे थे, वो बन गए एक्चुअल रूलर। ठीक है, मन के वो देखने के लिए तो किंग रूल है वोडियार डायनेस्टी वाला, लेकिन पीछे से एक्चुअली में कंट्रोल कौन कर रहे थे, तो जो टीपू सुल्तान के फादर थे, तो इनके ये रूल करेंगे। अब इनके साथ क्या होगा, ब्रिटिशर्स का जो है फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर जो है वो होगा। सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर के समय में टीपू सुल्तान के फादर के डेथ हो जाएगी। ठीक है, और थर्ड और फोर्थ वाला जो है, आज सेकंड का भी कुछ पार्ट, तो ये इसमें जो है टीपू सुल्तान अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई करेंगे। अब फाइनली 1799 में ये टीपू सुल्तान जो है ये हार जाएंगे। ठीक है, ये हार जाएंगे और टीपू सुल्तान को हटा करके जो वोडियार डायनेस्टी के ही एक छोटे से एक बच्चे को क्या किया जाएगा, यहाँ का राजा बना दिया जाएगा। और ये जो मैसूर स्टेट है ना, इसको ब्रिटिशर्स जो है क्या करेंगे, अपने कंट्रोल में ले लेंगे, है ना, सब्सिडरी अलायंस सिस्टम में ये डाल लेंगे। ठीक है, और टीपू सुल्तान के फादर कौन, तो हैदर अली, नाम याद रखना, हैदर अली।
ठीक है ना, हैदर अली। अगली जो एमसीक्यू है हम लोग वो देख लेते हैं मॉडर्न इंडिया की। तो हु इज फेमसली नोन एज टाइगर ऑफ मैसूर? तो टाइगर ऑफ मैसूर जो है किसे कहा जाता है? तो टीपू सुल्तान, टीपू सुल्तान। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग डिवाइस्ड द पॉलिसी दैट केम टू बी नोन एज डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स? अब डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स क्या है? ठीक है, तो ये समझो, मान लो कोई एक राज्य है, कोई एक प्रिंसली स्टेट था, ठीक है, अब इसका किंग है, अब ये किंग जब मान लो नहीं रहेगा तो फिर नेक्स्ट किंग कौन बनेगा? तो पहले सिस्टम क्या होता था, किंग नहीं है तो फिर इसका मान लो सन बनेगा, इसका बेटा बनेगा। अगर मान लो किसी कारण से इसके बेटा ही नहीं है, तब कौन बनेगा? तो हो सकता है कि किंग का भाई बन जाए, ब्रदर बन जाए, या किंग के ही परिवार में से कोई उसका कजन या कोई भी बन जाए। हो सकता है कि किंग ने किसी बच्चे को गोद ले लिया, वो बच्चा जो है वो बन जाए किंग। लेकिन डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स में ये कहा गया कि किंग का अगर बेटा है तब तो ठीक है, किंग का अगर बेटा है तब तो ठीक है, वो किंग बन सकता है। लेकिन किंग का अगर बेटा मान लो नहीं है, तब उसका ब्रदर, कजन या कोई रिलेटिव या उसका गोद लिया हुआ बेटा ये या बेटी, ये सब कोई जो है किंग नहीं बन सकते हैं। वैसे केस में ये पूरा का पूरा राज्य जो है ना वो ब्रिटिशर्स को चला जाएगा, ब्रिटिशर्स को चला जाएगा। तो इसे बोला जा रहा है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। किसने इसको ये इंट्रोड्यूस किया? लॉर्ड डलहौजी। देखो एक चीज मैं बताऊं, असल बात बोला जाए ना तो लॉर्ड डलहौजी ने इन्हें ना इसको इंट्रोड्यूस नहीं किया, समझाता हूं मैं। ये जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स है ना, ये पहले से थी, ठीक है, ये पहले से थी। लेकिन ये जो डलहौजी जो है, लॉर्ड डलहौजी जो है, इसने ये जो प्रोसेस जो है ना डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, इसको पॉपुलर बनाया। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी ने इसको इंट्रोड्यूस नहीं किया, इसको लाया नहीं, इसको पॉपुलर बनाया, इसीलिए इससे जो है ना लॉर्ड डलहौजी का नाम जोड़ा जाता है। सबसे पहला जो प्रिंसली स्टेट, जब लॉर्ड डलहौजी ने ये सब कुछ शुरू किया, सबसे पहले ना याद रखना सतारा, सतारा को 1848 में सतारा को ना ये डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के अंडर में ना इस पे कब्जा कर लिया गया। और ये एक बहुत बड़ा कारण बनेगा, जो 1857 की क्रांति होगी, 1857 की जो क्रांति होगी उसका एक बहुत बड़ा कारण था ये डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। अगला एमसीक्यू देख लेते हैं, इन विच ईयर वाज द आर्म्स एक्ट डिसअलाउइंग इंडियन फ्रॉम पोजेसिंग आर्म पार्ट? तो बेसिकली एक कानून पास किया गया जिसमें यह कहा गया कि जो इंडियंस है ये आर्म्स वगैरह, वेपन्स वगैरह जो है ये नहीं रख सकते हैं। तो 1878 में इसके अलावा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है ना, तो ये वाला जो है ये भी 1878 में ही पास हुआ, तो ये दोनों याद रखना। नेक्स्ट, व्हेन डिड इंडिगो रिवोल्ट, अ पीजेंट मूवमेंट स्टार्टेड इन इंडिया? तो नील विद्रोह, जो नील विद्रोह जो है, इंडिगो रिवोल्ट जो है, ये हुआ कब? 1859 में हुआ, 1860 में भी थोड़ा बहुत चला, ठीक है, स्टार्ट तो यहां हुआ, 1860 में भी हुआ, और उसके बाद में खत्म हो गया। हुआ क्या, समझाता हूं मैं आपको। खास करके बंगाल में, बंगाल का जो नदिया डिस्ट्रिक्ट वगैरह जो है ना वहां पे, ठीक है, तो बंगाल का जो नदिया डिस्ट्रिक्ट है, आसपास के इलाके हैं, वहां पे जो यूरोपियन कुछ प्लांटर्स थे, बेसिकली यूरोपियन बिजनेसमैन थे, वो लोग ना क्या करते थे, वो लोग वहां के गांव वालों को, किसानों को जबरदस्ती उनको बोलते थे कि आप इंडिगो जो है उगाओ, इंडिगो जो नील के है ना, नील की खेती करो। क्या होगा नील से? तो नील को ना कपड़ा को रंगने में, कपड़ा को ना रंगने में इसका यूज होगा, कपड़े को कलर को डाई करने में, कपड़े को डाई करने में इसका यूज होगा। तो जबरदस्ती से खेती करवाते थे। ठीक है, अब इस कारण से बहुत लोग अगर नहीं करना चाहे तो उनकी पिटाई करना, है ना, उनको परेशान करना, ये सारी चीजें जो है ये होती थी। तो एज अ रिजल्ट 1859 में जो है ना लोग जो है भड़क जाएंगे, लोग बोलेंगे कि नहीं हम नहीं करेंगे ये, तो ये इंडिगो रिवोल्ट होगा। इंडिगो रिवोल्ट से ही रिलेटेड एक प्ले है, याद रखना है आपको, आप लोगों ने जरूर सुना होगा, नील दर्पण। ठीक है, नील दर्पण है ना, नील हिंदी में अगर मैं लिखूं तो नील दर्पण। तो नील दर्पण जो है किसने लिखा? ठीक ठीक है, तो दीन बंधु मित्र, दीन बंधु मित्र, तो दीन बंधु मित्र ने नील दर्पण लिखा, याद रखना है। और इसी नील दर्पण को बाद में इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया, इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया माइकल मधुसूदन दत्त के द्वारा, मधुसूदन दत्त के द्वारा, याद रखना है, मधुसूदन दत्त के द्वारा इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया गया। तो 1859 में ये सारा इवेंट हुआ, 60 में भी हुआ। बाद में जो यूरोपियन प्लांटर्स जो थे ना, बिजनेसमैन थे, ये भाग जाएंगे, चले जाएंगे, ठीक है, ये चले जाएंगे। और फिर बाद में जाकर ये कहां चले जाएंगे? ये चले जाएंगे बिहार के चंपारण में। इसमें से काफी लोग बंगाल का भाग छोड़ के चले जाएंगे बिहार के चंपारण में, और ये चंपारण में फिर ये काम शुरू कर देंगे, जबरदस्ती किसानों से नील की खेती करवाना। और फिर चंपारण में आपको पता है ना कि 18 फिर जब 1915 में जब गांधी जी जब आएंगे तो फिर वहां पे चंपारण विद्रोह होगा। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड है ये। नेक्स्ट, Indian National Congress was established when delegates from all over country met at Bombay, December 1885। देखो, टोटल 72, टोटल 72 जो लीडर्स जो थे, डेलीगेट्स थे, वो मिलेंगे कहां पे? बॉम्बे में। बॉम्बे में कहां? तो बॉम्बे में गोकुल दास तेजपाल कॉलेज, ठीक है, संस्कृत कॉलेज था ये,
तो गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज जो है बॉम्बे में, वहां पे मिलेंगे ये 72% मिलेंगे। अब वहां पे कांग्रेस की स्थापना होगी 1885 में। कांग्रेस बनाने के पीछे एक अंग्रेज ए ओ ह्यूम, ए ओ ह्यूम का काफी इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, तो इन्होंने ही लाइक स्टार्ट करवाया ये पूरा प्रोसेस। तो कांग्रेस की स्थापना ए ओ ह्यूम ने ही की। और ये जो पहला मीटिंग जो हुआ ना, उसमें जो प्रेसिडेंट बने, प्रेसिडेंट कौन बने, तो व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, तो डब्ल्यू सी बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी जो है इसमें बने थे क्या, प्रेसिडेंट। नेक्स्ट, अच्छा पहले पता है आपको, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है ना, ये नाम नहीं था असल में, स्टार्टिंग में था इंडियन नेशनल यूनियन, इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं, यूनियन। बाद में एक इंपॉर्टेंट लीडर थे दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी। तो दादा भाई नौरोजी ने कहा कि यूनियन हटाओ कांग्रेस डालो, तब जाकर के वहां पे कांग्रेस नाम डाला गया। दादा भाई नौरोजी को ना ग्रैंड ओल्ड मैन नाम से भी बुलाते हैं। देखो जो भी मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में बता रहा हूँ ना, ये आपके एसएससी सीएचएसएल में बार बार पूछा गया है। तो प्रिपेयर अगर आप कर रहे हो एसएससी सीएचएसएल 2023 जीके, तो जो भी बातें मैं बता रहा हूँ उसको एकदम अच्छे से दिमाग में रखो, है ना, एसएससी सीएचएसएल 2023 जीके के लिए। नेक्स्ट देख लो एमसीक्यू, बिफोर द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905, बंगाल जो है बहुत ही बड़ा प्रोविंस था। ठीक है, और कौन कौन से भाग इसमें थे, देखो बंगाल काफी बड़ा प्रोविंस था, है ना, और सबसे रिच प्रोविंस भी था जब अंग्रेज वगैरह जब थे उस टाइम में। तो बंगाल तो था ही, उसके अलावा बंगाल के बाद में जो बांग्लादेश आज का है वो, आसाम, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के कुछ भाग, छत्तीसगढ़ के कुछ भाग, तो ये सब कुछ पार्ट जो है ना, ये पूरा मिला के बंगाल बनता था। बहुत बड़ा जो है वो प्रोविंस था, राज्य था। लेकिन 1905 में लॉर्ड कर्जन जो है, लॉर्ड कर्जन जो है ये क्या करेगा, ये बंगाल को विभाजन कर देगा। याद रखना है, बंगाल विभाजन का अनाउंसमेंट हो गया था जुलाई 1905 में। ठीक है, 20 जुलाई 1905 में। लेकिन असल में कब हुआ, इस समय तो अनाउंसमेंट हुआ ना, लेकिन असल में हुआ कब, 16 अक्टूबर 1905 को। तो ये इवन ना एग्जैक्ट डेट पूछते हैं, 16 अक्टूबर 1905 को क्या हुआ था, बंगाल का विभाजन हुआ था। और यही जब बंगाल विभाजन जब हुआ, तो फिर हम लोग देखेंगे बंगाल को दो भाग में बांट दिया गया, एक तरफ वेस्ट बंगाल, ईस्ट बंगाल। खास करके ईस्ट बंगाल में मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंस रखा गया, अब वेस्ट बंगाल में जो है हिंदू मेजोरिटी प्रोविंस बना। तो ये सब कुछ क्यों किया जा रहा था, ताकि जो है लोगों के बीच में ना भेदभाव पैदा किया जा सके। ठीक है, वैसे बंगाल का ये क्वेश्चन का आंसर क्या है, बिहार उड़ीसा। ठीक है ना, तो भेदभाव किया जा सके। और इस इवेंट से ही गुस्से होकर रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने नाइटहुड की उपाधि त्याग कर दी। अच्छा सॉरी नहीं, इस इवेंट में हम लोग देखेंगे रविंद्रनाथ टैगोर ने ना ये गाना लिखेंगे, अमार सोनार बांग्ला, अमार सोनार बांग्ला, जो कि आज के डेट में बांग्लादेश का जो है राष्ट्रीय गीत है, नेशनल जो है गीत है। ठीक है, अच्छा नाइटहुड वाला बोला ना, वो नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, इन अ ड्रामा, हिमा नाम की एक लड़की है, वो बोलती है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, स्वराज इज माय बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, और मैं इसको लेके रहूंगी। तो बताओ ये जो फेमस नारा जो स्लोगन जो है किसने दिया था, तो ये दिया था बाल गंगाधर तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक। आप अगर याद करो शुरुआती दौर में ना कांग्रेस का काम करने का तरीका कैसा था, पीपीपी। जब कांग्रेस बना तो उसका काम करने का तरीका था पीपीपी, पी फॉर प्रेयर, प्रेयर करना, प्रार्थना करना, पी फॉर पिटीशन, है ना, वो कागजों में लिख लिख के पिटीशन डालना। ठीक है, अब पी फॉर प्रोटेस्ट, अब प्रोटेस्ट करना। तो शुरुआती दौर में कांग्रेस का काम करने का तरीका ये ट्रिपल पी था। लेकिन कांग्रेस में ही कुछ ऐसे लीडर्स थे जो जिनको ये तरीका पसंद नहीं आता था, है ना, कांग्रेस में से ही कुछ ऐसे लोग थे, उनमें से थे एक बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, आजादी में काफी इन्होंने रोल प्ले किया, इनको कहा जाता है। अच्छा देखो, बाल गंगाधर तिलक जो है ये कांग्रेस के वो भाग के नेता थे, कांग्रेस बाद में जाकर टूट जाएगा ना, कब, 1907 में, 1907 में कांग्रेस टूट जाएगा। एक तरफ जो है कांग्रेस जब अलग हो जाएगा, और फिर कांग्रेस दोबारा जुड़ेगा कब, 1916 में। मतलब 1907 में कांग्रेस तो टूट गया, ये जो नेता थे बाल गंगाधर तिलक, इसके साथ ही ऐसे ही कुछ और लीडर, लाल बाल अड़पाल, है ना, नरम दल गरम दल बोलते हैं, याद है ना, तो ये गरम दल वाले थे। ठीक है, थोड़े से जो है ये गुस्से लाइक एग्रेसिव तरीके से ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट फाइट करना चाहते थे। तो ये जो है कांग्रेस से 1907 में हट जाएंगे। लेकिन 1916 में ये जो तिलक जी जो है ये दोबारा से कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे। ठीक है, इस बीच में क्या होगा, इस बीच में क्या होगा, तो 1908 से लेकर के 1914 तक तो इनको जो है वो तो जेल में डालेंगे। ठीक है, जेल में डालेंगे। इन्होंने अपने अखबार में कुछ लिख दिया था, इनका अखबार का नाम भी पूछा जाता है, इनका अखबार का नाम याद रखो, एक है केसरी, एक अखबार का नाम है केसरी। केसरी अखबार मराठी लैंग्वेज में होता था, और एक और अखबार मराठा, मराठा इंग्लिश लैंग्वेज में होता था। भाषा भी पूछा जाता है, केसरी मराठी लैंग्वेज में, मराठी भाषा का अखबार था, और मराठा जो है इंग्लिश में। तो इन्होंने ना कुछ लिख दिया था, इस कारण से इनको जेल में डाल देंगे। ठीक है, इस कारण से इनको जेल में डाल देंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो,
गांधी जी एज डैश अराइव्ड इन इंडिया 1915 फ्रॉम साउथ अफ्रीका। तो गांधी जी की उम्र कितनी थी जब 1915 में साउथ अफ्रीका से आए? तो उनकी उम्र थी 46। इनके ही आने के डेट को ना प्रवासीय भारतीय दिवस के नाम के रूप में मनाया जाता है। जिस डेट को ये आए थे वो प्रवासीय भारतीय दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है हर साल। When was the चंपारण एग्रीकरियन एक्ट पास? तो चंपारण एग्रीकरियन एक्ट जो है अधिनियम, कृषि अधिनियम जो है कौन से साल में पारित किया गया था, पास किया गया था? तो 1918 में ये पास हुआ था। ये चंपारण सत्याग्रह क्या है मैं समझाता हूं आपको। देखो, गांधी जी जब आए ना, तो गांधी जी जब यहाँ पे इंडिया में भारत में आए तो एक फार्मर रामचंद्र शुक्ल है ना, एक फार्मर रामचंद्र शुक्ल कहाँ के फार्मर थे? तो बिहार के। ये गांधी जी से मिलेंगे, गांधी जी को जाके ये बताएंगे कि आप प्लीज बिहार आइए, बिहार में ना चंपारण में आप आइए, चंपारण में हम लोगों को बहुत परेशानी हो रही है, अंग्रेज जो है ना ये बहुत जुल्म कर रहे हैं। गांधी जी जाएंगे वहां पे जाके देखेंगे कि एक सिस्टम चल रहा है। सिस्टम का नाम है 3 कठिया सिस्टम। सिस्टम का नाम 3 कठिया सिस्टम। इसका मतलब यह है कि किसी फार्मर के पास जितनी भी जमीनें हो, उस जमीन का 3/20 पार्ट में उसको इंडिगो, नील जो है ना उसको खेती करना ही करना है, इंडिगो की कल्टीवेशन करना ही है। आप याद है ना इंडिगो रिवोल्ट हुआ नदिया में, बंगाल में, अब वहां से फिर भाग के वो चंपारण में आ गए थे बहुत सारे। तो अब इस सिस्टम के अंदर ना किसानों को, वही सिस्टम, किसानों को मजबूर किया जाता था, मारा पीटा जाता था कि आप नील की खेती करो। नील का यूज मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको। तो इस कारण से जो है हम लोग देखेंगे कि गांधी जी को बुलाया जाएगा सिचुएशन देखने के लिए। गांधी जी आएंगे, देखेंगे इसकी सिचुएशन तो खराब है। तो गांधी जी जो है अपना पहला सत्याग्रह चंपारण विद्रोह, गांधी जी जब इंडिया में आएंगे तो उनका पहला सत्याग्रह बिहार से ही शुरू हुआ। बिहार के चंपारण में कौन सा? ये चंपारण सत्याग्रह जो है वो शुरू हुआ। अब फाइनली देखेंगे इसी कारण से गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट और किसानों के बीच में एक तरीके का थोड़ा सा ना एग्रीमेंट वगैरह हो जाएगा कि ठीक है चलो सिचुएशन को लाइक थोड़ा सा संभाल लेते हैं। तो एक कानून पास किया जाएगा चंपारण एग्रीकरियन एक्ट 1918 में। सत्याग्रह जो हुआ था वो 1917 में हुआ था, याद रखना। एक साल बाद जो है ना ये कानून आएगा, ठीक है। अच्छा एक बात मैं बता दूं, देखो अभी तो ये क्या है, क्लास ऑक्साइड पीवाईक्यू चैनल है ना, यहाँ तो मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में डिस्कस कर रहा हूँ, लेकिन मेरी 2 और चैनल है उसको जरूर आप चेक करो। एक है क्लास ऑक्साइड स्टडी, यहाँ मैं एग्जाम की तैयारी करवाता हूँ अलग अलग एग्जाम्स की, और एक और है क्लास ऑक्साइड करंट अफेयर, यहाँ मैं करंट अफेयर डिस्कस करता हूँ। तो ये दोनों चैनल को चेक करना बिल्कुल ना भूलो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। नेक्स्ट, खेरा। खेरा कहाँ है? गुजरात में। तो खेरा में जो है, जो पीजेंट्स जो है, फार्मर्स जो है, ये एक तरीके का विरोध कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे अंग्रेजों के अगेंस्ट। किस बात का ये प्रोटेस्ट था? तो ये जो है ना खेरा विद्रोह समझो थोड़ा सा। 1918 में हुआ ये कि जो खेरा जो डिस्ट्रिक्ट जो है, यहाँ पे बहुत सारे फार्मर्स का जो फसल जो है, क्रॉप जो है ना वो फेल हो गया। क्रॉप फेल हो गया, क्रॉप फेल का मतलब फसलें खराब हो गई। तो फार्मर्स, अब फार्मर्स को लेकिन फसलें खराब हो गई, उनके लिए तो बहुत प्रॉब्लम वाली बात हो गई। लेकिन जो ब्रिटिशर्स जो थे ये इन्होंने कहा कि इन्होंने रेंट एक तो बढ़ा दिया। किस चीज का रेंट? लैंड, है ना, मतलब टैक्स वगैरह जो है ये बढ़ा दिया। अब फार्मर्स का तो ऐसे ही क्रॉप फेल हो गया, फसलें खराब हो गई, ऊपर से ब्रिटिशर्स जो है ये टैक्स भी बढ़ा रहे हैं, तो फार्मर्स का कंडीशन तो बहुत खराब हो गया। तो इसलिए ये प्रोटेस्ट हुआ, ठीक है। तो ये मेनली प्रोटेस्ट का था किस लिए? हाई लैंड रेवेन्यू, जो लैंड का जो टैक्स जो बहुत ही ज्यादा जो था ना, जिसको फार्मर्स जो थे, किसान जो थे, वो उसको चुका नहीं पा रहे थे, पे नहीं कर पा रहे थे। अब वो भी कैसी कंडीशन में? जब उनकी फसलें खराब हो गई, तो इसलिए ये हुआ। नेक्स्ट, इन विच ईयर महात्मा गांधी ऑर्गेनाइज सत्याग्रह इन खेरा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात? तो ये पूरा खेरा डिस्ट्रिक्ट में ये जो इवेंट जो चला, ठीक है, ये जो प्रोटेस्ट जो हुआ, ये कौन से साल में हुआ? तो 1918 में, 1918 में हुआ, ठीक है, याद रखना है 1918 में हुआ ये। नेक्स्ट, विच इंडियन फ्रीडम फाइटर इज ऑल्सो नोन एज बिस्मार्क ऑफ इंडिया? तो ये किनको जो है बिस्मार्क ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो वो बोला जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। अब बिस्मार्क क्या है पहले थोड़ा सा ये समझ लो। जर्मनी का एक लीडर, जर्मनी का एक लीडर ऑटोमन बिस्मार्क। जर्मनी एक टाइम में ना कुछ भागों में विभाजित था, जर्मनी एक बार कुछ भागों में ना विभाजित था, लेकिन जर्मनी को मिलाने में, जर्मनी के अलग अलग भागों को मिलाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया ऑटोमन बिस्मार्क। मतलब जर्मनी का यूनिफिकेशन किया, एकीकरण किया। उसी तरीके से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी तो एकीकरण किया। आपको याद हो कि आजादी मिलने के बाद जब ब्रिटिशर्स ने भारत से चले गए थे, उसके बाद भी काफी बहुत ही ज्यादा 500 कहा जाता है 565 जो है छोटे बड़े प्रिंसली स्टेट्स थे, है ना। तो छोटे बड़े प्रिंसली स्टेट्स थे। अब इन प्रिंसली स्टेट्स को भारत में शामिल करवाना बहुत बड़ा चैलेंज था, लेकिन इसको बहुत अच्छे तरीके से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अचीव किया, ठीक है। दैट्स वाई तो ये हमारे इनको ना लौह पुरुष, यूनिटी मैन ऑफ, इनका जो स्टैच्यू है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। यूनिटी क्यों? यूनिटी का वर्ड मतलब क्या है? एकता।
तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी तो इसलिए बनाया गया ना इनका, क्योंकि भारत को एक तरह से यूनिफाई किया, एकीकृत किया। ठीक है, तो हमने क्या देखा, तो हमने एसएससी सीएचएसएल जीके पीवाईक्यू देखा है ना। एसएससी सीएचएसएल 2022 में पूछे गए सभी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री एमसीक्यू जो है उसका पार्ट 1 देखा। पार्ट 2 में मैं कुछ और एमसीक्यू डिस्कस करूंगा, अब वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल पार्ट 1 पार्ट 2 में ये आएगा। पार्ट 1 तो ये रहा, पार्ट 2 एक और आएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट एंड शेयर करो। और जैसे मैंने बताया कि मेरी 2 और चैनल, क्लास ऑक्साइड स्टडी और क्लास ऑक्साइड करंट अफेयर, उसको चेक करना बिल्कुल ना भूलो। थैंक यू।